Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 2 of the chapter 1 chemical reactions and equations of class 10th NCERT chemistry. इससे पहले हम पार्ट 1 में इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहले का जितने भी है वो सब कुछ हमने इस पार्ट 1 में कवर किया है. तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा. तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. राइट, तो हम देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. We have learned in class 9th that during a chemical reactions atoms of one element do not change into those of another element. हमने देखा था क्लास 9th में कि एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो जो है चेंज नहीं होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. तो नॉर डू एटम डिसअपियर, ना ही एटम्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं किसी मिक्सचर से या फिर कोई अलग से एटम्स आके जो है कहीं और से एल्सवेयर मतलब कहीं और से जो है अपीयर हो जाते हैं आके रिएक्शन में. नहीं, जो भी रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स होंगे या जो भी एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही जो है हमारे को प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स और वो दिखेंगे एटम्स. ये हमने पिछली क्लास में मतलब पार्ट 1 में भी देखा था. केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होता है, ना कि एटम्स ही ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगे. कि अगर एक रिएक्शन है जिसमें हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो बेसिकली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहे थे. तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम का था और ये ऑक्सीजन था. तो यहाँ पे हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, है ना. ये मैंने अनबैलेंस रिएक्शन लिखी है जस्ट टू, हमें सिर्फ अभी एटम्स का देखना है ना कि कैसे कौन सा एटम है या नहीं. तो रिएक्टेंट्स में हमें दिख रहा है मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो प्रोडक्ट्स में भी हमें वही दिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स. बस हुआ क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो गया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. तो न्यू हमारे को एक कंपाउंड मिल जाता है बट विद द सेम एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. सेम एलिमेंट्स मिलेंगे विद सेम एटम्स. ना ये नहीं होगा कि मैग्नीशियम था तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स में सोडियम मिल जाएगा, नहीं, या कोई और एलिमेंट मिल जाएगा, नहीं. मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही मिलेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही मिलेगा प्रोडक्ट साइड पे. कोई दूसरा एटम नहीं आएगा, ना ही कोई इसमें से कोई एक एटम गायब हो जाएगा. राइट, कि मैग्नीशियम जो है अगर रिएक्टेंट साइड पे था तो हमारे को प्रोडक्ट साइड पे नहीं दिखेगा, ऐसा भी नहीं होगा. और क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ मास भी मेंटेन रखना है ना. अगर कोई एक एलिमेंट डिसअपियर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन नहीं हुआ. और हमने अभी पार्ट 1 में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो हमें मेंटेन रखना होता है. राइट, इसलिए हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी करते हैं. तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं. एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. ये मैंने बताई दिया कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ब्रेकिंग होती है बॉन्ड्स की और न्यू बॉन्ड्स मेक होते हैं, बनते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. एटम्स के बीच में न्यू बॉन्ड्स बनते हैं जिससे कि न्यू सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस हो सकें. यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4. तो कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड्स जो हैं, अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, तो वो हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. राइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी, उस चीज़ से रिलेटेड रिएक्शंस होंगी, है ना. तो देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसमें सबसे पहले हमारे को एक्सरसाइज 1.4 दी हुई है, दैट इज एक्टिविटी 1.4, जिसमें क्या बोला हुआ है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर. तो एक बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या फिर क्विकलाइम. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड ही क्विकलाइम होता है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब तो वैसे भी एमसीक्यूज आने हैं तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही बतानी चाहिए. राइट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम हो सकता है, या फिर पूछ लेंगे क्विकलाइम को और क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं. स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और फिर इसमें हमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है. टच द बीकर एज शोन इन द फिगर.
तो हमें जो ये बीकर दिख रहा है, इसमें जो है हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ दिख रहा है, ये पार्टिकल्स जो है उसमें हमने गर्म पानी डाला, राइट। फिर हमें देखना है टच करके कि बीकर में क्या चेंजेस आए हैं, और हमें टेम्परेचर फील करना है कि चेंज हुआ है या नहीं। तो होगा क्या, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, राइट। द और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो क्विक लाइम है वो क्या करेगा, लिखा है ना यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। समझ आई बात, बीकर गर्म क्यों होगा, क्योंकि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमने डाला है, फिर उसमें हम धीरे धीरे जब पानी डाल रहे हैं, तो जब रिएक्शन हो रही है दोनों के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे से, और बनता क्या है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्लेक्ड लाइम मिलेगा। स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें मार्क करके रखनी है, ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। और रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट जो है रिलीज करती है रिएक्शन, इस वजह से बीकर जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं ना कि कैसा होगा, क्या हो गया, बढ़ गया, यानी बीकर जो है गर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए जो इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, वाटर डाल रहे थे हम उसमें, हमें मिला क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा था ना यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ये हमने देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। इसको और क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, या फिर क्विक लाइम दे देंगे, पूछ लेंगे कि उसको और क्या कहते हैं, और उसका फॉर्मूला लिखो, मतलब MCQs में भी पूछ सकते हैं यही बात। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। ऐसी स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और या फिर स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर एक में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो। तो हमें NCERT को, तभी मैंने कहा कि NCERT को अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है NCERT को पढ़ना। पहले हमें NCERT ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही दूसरे बुक्स को फॉलो करना चाहिए। उनको रिफ्रेशर्स वगैरह जो होते हैं वो पढ़ना बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, बट पहले NCERT को ख़त्म करना चाहिए हमेशा, उसके बाद ही हमें दूसरी बुक्स को कंसिडर करना चाहिए, इससे इजी रहता है सबको समझना। तो NCERT तो पूरा घोल के भी नहीं है एक तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, फॉर्म में सिंगल प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। हमने देखा रिएक्टेंट साइड पर दो थे, ये दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट हमें मिला है, साथ में हीट भी हो रही है वो, लेकिन वो कंपाउंड तो नहीं है ना, हीट तो अलग से निकल रही है, तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, तो सच्चा रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सच्चा रिएक्शन, ये आपको मार्क कर लेनी है। सच्चा रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, किससे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, ये जो है 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो सॉल्यूशन जो है स्लेक्ड लाइम का जो हमें मिला है, यहाँ पे स्लेक्ड लाइम मिला था ना, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे इस रिएक्शन में स्लेक्ड लाइम जो मिला है, तो इसका जो सॉल्यूशन है किसके साथ, जो है प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर, तो इस स्लेक्ड लाइम का जो सॉल्यूशन है वो किस लिए यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये स्लेक्ड लाइम जो है वाइट वॉशिंग वॉल्स में इम्पॉर्टेंट के लिए यूज़ होता है, ये सब पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको मार्क करके रखनी है, और याद भी कर लेना इसको सही से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यही जो स्लेग लाइम है, ये धीरे धीरे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है, एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर जो है वॉल्स पे बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो बन जाता है वॉल्स पे, ये 2 या 3 दिन में, वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद बन जाती है ये वाली लेयर, और एक शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को।
It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि जो मार्बल हम यूज़ करते हैं घर के फ्लोर वगैरह पे आपने मोस्टली देखा होगा, जो मार्बल होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ही होता है। तो यानी जो पहले के अब तो सफ़ेदी लोग कम ही कराते हैं, बट स्टिल पहले अगर किसी ने देखा हो तो जिसे हम चूना कहते थे, उसमें पानी डाल के रखते थे तो वो गर्म भी होता था, उसमें हाथ में डालने को मना किया जाता था छोटे पे, ठीक है। और उसमें जो है वही जब हम करते थे जो सफ़ेदी खाते थे जिन कुछ बच्चों ने खाई होगी अपने बचपन में, उसको जो छुटती थी ना सफ़ेदी, आज भी कई लोगों में घरों में आपने देखा होगा, वो जो छुटती है ऊपर की लेयर वो क्या होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। वो किससे बनी होती है, स्लेग्ड लाइम, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उससे, तो जब वो सूखती है तो एक लेयर बन जाती है और एक शाइनी फिनिश देती है, राइट। तो ये जो वाइट वॉशिंग में तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बताओ मार्बल का, और या फिर केमिकल फॉर्मूला बताओ उसका जो ये फॉर्म होता है वाइट वॉशिंग में, तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो या फिर स्लेग लाइम। और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कब, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से स्लेग लाइम जो है रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दी एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में था ना, और किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, तो जी लिखा तो यानी गैशियस फॉर्म है। और मिलेगा क्या प्रोडक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट जो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में, साथ में वाटर वो किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ये हमने कल देखा था कि सिंबल्स, पार्ट 1 में देखा था, सिंबल्स भी लिखते हैं हम कि स्टेट, फिजिकल स्टेट भी बताते हैं। तो ये सारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। इसमें भी देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट्स थे और एक हमें सिंगल कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वो क्या है, पहला बर्निंग ऑफ कोल, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस H2 एंड O2, दोनों ही गैसियस फॉर्म में, राइट। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होगा, कोल क्या होता है, एक कार्बन होता है, तो कार्बन, ये रहा कार्बन, और किसके बर्निंग की जैसे ही वर्ड आ जाए, कंबशन, बर्निंग, जहाँ यहाँ पे ये वर्ड्स दिखे वहाँ पे मोस्टली जो है हमारा ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे को वहाँ पे एनारोबिक वर्ड ना लगाओ। एनारोबिक मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने बायोलॉजी में भी समझा था। और एरोबिक होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे कंबशन बर्निंग वर्ड्स आ जाए तो समझ लीजिए कि उसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होना ही होना है। ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है इस बर्निंग को, राइट। हमने पहले भी देखा था पिछले पार्ट 1 में, मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे और अगर, तो ऑक्सीजन हम लिख रहे थे, कंबाइन करा रहे थे, और हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब क्यों कर रहे थे, क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन, उसका आंसर क्या था, मैग्नीशियम रिबन जब रखा होता है तब कोई बर्न भी नहीं कर रहा है, स्टिल जो है जो प्रेजेंट है एयर, ऑक्सीजन एयर में, तो उसी से वो धीरे धीरे रिएक्शन होके उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से जमा हो जाती है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना होता है, जिससे कि हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें मैग्नीशियम को यूज़ करके, सिर्फ मैग्नीशियम में होना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल को बर्न कर रहे हैं तो यानी कोल तो कार्बन है और साथ में बर्निंग आ गया तो ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि क्या है यहाँ पे, अब हम बैलेंसिंग भी साथ साथ चेक करते चलते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन है, CO2, तो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, तो यानी ये बैलेंस इक्वेशन है। और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल रिएक्शन, राइट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो क्या होती है इसकी रिएक्शन, 2 molecules of hydrogen gives you plus 1 molecules of oxygen gives you 2 molecules of water, है ना। तो ये उन्होंने बैलेंस इक्वेशन लिख के दी है। तो यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, ये 4 है, क्यों, 2 2 ज़ा 4, ये 2 ये ऐसे, तो ये और ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है। और हमारे प्रोडक्ट साइड पे भी 2, 2 2 ज़ा 4 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं रिएक्टेंट साइड पर, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, वो भी 2 ही हैं, क्यों, क्योंकि ये जो 2H2O लिखा है
तो ये जो हम बॉक्स बना रहे थे जब हमने बैलेंसिंग देखी थी, तो वो क्या इसका मतलब था कि ये जो बाहर जो भी नंबर होगा वो दोनों के साथ होगा, है ना। तो 2 इसके लिए भी है और साथ में इस वाले एटम के लिए, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. तो ये एक पूरी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हो गई, और इतने सारे एग्जांपल इन्होंने एनसीईआरटी में भी दे दिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला है एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल्स दिए होते हैं, जो भी अब, और यहाँ क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब, तो इसमें जो रिएक्शंस दी होंगी और जो एग्जांपल्स दिए होंगे वो तो हमें याद होने ही होने चाहिए अच्छे से। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ याद कर सकते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी में जो है वो तो एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो ज़रूर याद होना चाहिए। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। जो एक्टिविटी 1.4 हमने की है, क्या की थे, क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया अभी, है ना। तो उसमें हमने देखा बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट इवॉल्व हुई, निकली उसके साथ। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया था, गर्म हो गया था। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट जो है रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के साथ साथ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके साथ साथ हीट भी रिलीज हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, ये CH4, CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का। ये अभी हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे नेमिंग करते हैं इन सब की। तो ये CH4 क्या होती है, इसमें 1 कार्बन है तो ये मीथेन है, ठीक है। और बर्निंग आ गया फिर से, तो फिर से ऑक्सीजन तो आना ही था रिएक्टेंट साइड पे। तो यानी ये मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ जब बर्न, उसकी प्रेजेंस के साथ कंबाइन होके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में मॉलिक वाटर भी बनेंगे। वाटर किस फॉर्म में बन रहा है, गैशियस फॉर्म में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये फिजिकल स्टेट, ये भी पता होनी चाहिए। तो जैसी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है वो एज इट इज़ याद होनी चाहिए विद द फिजिकल स्टेट, कि कौन से रिएक्शन में किस स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है हमने पूरा बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा है। मैंने वो चैप्टर बायोलॉजी पूरी करवा दी है क्लास 10th एनसीईआरटी की, तो उन सब वीडियोस को जाके आप ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी हैं, ठीक है। तो उसमें हम रेस्पिरेशन हमने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा है, पूरा उसको अच्छे से समझा है। मैंने आपको उसके नोट्स भी दिए हैं सारे चैप्टर्स के, और एक्सप्लेन भी किया एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड। तो वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो ये रेस्पिरेशन होता है, ये कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें जो हीट जो है रिलीज होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हम फूड से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है हमें ये एनर्जी। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये सब चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 जो लाइफ प्रोसेसेस था उसमें था ये सब कुछ, ठीक है। तो वो देख लेंगे वीडियोस तो आपको इजी होगा ये सब समझने में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे ये राइस हो गए, पोटैटोज हो गए, आलू वगैरह, चावल, ब्रेड हो गया, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। क्या फॉर्म, किस में ब्रोक डाउन हो जाता है, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, फिर से ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, किसमें, विद इन द सेल्स और ऑफ आर बॉडी। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसके साथ कंबाइन करेगा और प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इस रिएक्शन को, जो जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है, तो इस पर स्पेशल जो है नेम दिया गया इस रिएक्शन को, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6 लिखा है ना, तो हम ये चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी हैं विद
हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी से भी समझाया है सब कुछ, पूरी बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन को अभी हमें लिखना होता है, कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और उसको कंबाइन कर रहे थे हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी की तो हम बात ही कर रहे थे कि हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिएक्शन है, ये याद होना चाहिए एज इट इज़ विद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग खुद कर सकें अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो उसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। वैसे तो खुद कर लेनी चाहिए बैलेंसिंग, सीधा हमारे को पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन तो पता ही है O2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है CO2 लिखते हैं, वाटर के लिए H2O होता है, प्लस एनर्जी लिखना है, बाद में बैलेंसिंग कर लीजिए। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। जो वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल का जो मैटर होता है, ठीक है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है जिससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है घर से निकला हुआ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वो भी कैसी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी। क्यों? क्योंकि उसमें भी हीट निकल रही होगी। Identify the type of reactions taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। तो एक्टिविटी 1.1 में हमने रिएक्शन यही की थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिल रहा था हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमें दिख रहा है दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो कैसी रिएक्शन हो गई? क्या टाइप हुआ रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वही हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसी है? अभी अनबैलेंस्ड है तो स्केलेटल रिएक्शन है, और अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? एक रिएक्टेंट साइड पे जो मैग्नीशियम है वो 1 है, और इसमें भी 1 है प्रोडक्ट साइड पे, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में 1 है। तो इस वाले को हम 2 बना देंगे तो हमें यहाँ ही ऐड करना होगा। हमने देखा था कि हमें यहाँ नहीं ऐड करना होता कुछ भी, सबस्क्रिप्ट में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो Mg+O2, और अभी हमने क्या करा? 2 यहाँ लगाया है, ये देखते हैं। तो अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 होगा, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों के साथ होगा, Mg के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम यहाँ 1 था, अब ये 2 हो गया यहाँ पे 2 लगाने से। तो अब इसको 2 करना होगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके आगे 2 लगा देंगे। समझ आई बात? तो ये हमारी अब बैलेंस इक्वेशन हो गई, यानी 2Mg+O2 गिव्स यू 2MgO। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये जो 1.1 में हमने करा था, देखा था, वो ही है, ठीक। पार्ट 1 में हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वर्ड से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ ब्रेक डाउन हो रही होंगी, है ना। तो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? जिसमें कॉम्बिनेशन में दो दो जो है रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे, या डिकम्पोजिशन में टूट रहा होगा, कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का। तो देखते हैं क्या है ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले एक्टिविटी 1.5 दी हुई है, क्या किया है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसमें हमने सिर्फ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाल दिए और उसको हम बॉयल कर रहे हैं, यानी अभी उसमें कुछ और डाला नहीं हुआ है, जस्ट उसे हमने फ्लेम पे रख के गर्म कर रहे हैं। दिख रहा होगा ये इसमें कि डू नॉट पुट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन किया हुआ है कि हमें कैसे कंटेन रखना है। बॉइलिंग ट्यूब है ये, इसके अंदर ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, और उसको हम देख रहे हो फ्लेम पे हम उसे बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। ये बर्नर होता है। अच्छा, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, ठीक है। और ये क्या कहा है? डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। तो ये जो दिख रहा है, ये जो माउथ है जिसमें से ये फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये जो माउथ अपनी तरफ भी नहीं होना चाहिए, अपनी फेस की तरफ, और ना ही हमारे साथ वाले के तरफ होना चाहिए। इसको हमने दूसरी साइड करना चाहिए फिर इस टेस्ट ट्यूब को, जिससे कि अगर कुछ गलती से इसमें से जो भी निकल रहा हो, अगर ज़्यादा बॉयल हो जाए, कुछ उसका सब्सटेंस अंदर से बाहर आ जाए उछल के, तो किसी के फेस पे लग जाए, किसी को लग ना जाए। तो ये तो क्वेश्चन वाली बात है। आगे देखते हैं इसमें होना क्या है। नोट दैट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं उनका कलर नोट करना है।
हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। तो जैसे फिगर में दिखाया है कि बर्नर पे कैसे हमें बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फेरस सल्फेट के जो है हमने क्रिस्टल्स लिए हैं और उसे हमने बॉइलिंग ट्यूब में लिया है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहले तो हमें कलर नोट करना है, राइट, और फिर बताना है कि हीट के बाद क्या हुआ है। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व करेंगे जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वैसे वो ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन कलर होता है। ठीक, जैसे जैसे हम उसे हीट करेंगे फ्लेम पे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एक डर्टी वाइट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट जो मिल रहा होगा वो हमें कैसा मिलेगा, डर्टी वाइट कलर का मिलेगा, जो क्या होगा, एक एनहाइड्रस, जिसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्यों बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी सब कुछ कि क्यों हो रहा है ऐसे। ठीक है, और फिर उसको हम जब और बॉईल करते रहेंगे तो हम ये देखेंगे जो डर्टी वाइट सॉलिड था, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जिसे हम कह रहे हैं, वो हमें एक ब्राउन सॉलिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो जिसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी रिलीज होगी, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, और हमें साथ में स्मेल भी आएगी सल्फर की बर्न होने की। ठीक है, बर्निंग की वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है तो हमें सल्फर जैसी स्मेल भी आएगी। तो हमने क्या देखा कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे उसे जब हम लाइट ग्रीन के जो होते हैं, तो अगर हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें वाइट कलर का सॉलिड दिखेगा, जिसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसे हमने बोला जो डर्टी वाइट कलर का दिखेगा। और फिर उसको और हीट करने पे क्या हो जाएगा, वो जो वाइट डर्टी वाइट कलर का जो सॉलिड था वो अब ब्राउन कलर के सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। और साथ में हमने बताया SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ ट्राइऑक्साइड, जहाँ क्योंकि तीन एटम्स हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन के। डाइऑक्साइड, वही बात आ गई ना फिर से, डाई ऑक्साइड, तो डाई जो है रूट वर्ड है किसका, दो का, और ट्राइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो हो गई, और ट्राई है तो यानी ट्राई जो है 3 के लिए होता है रूट वर्ड, और डाई जो है 2 के लिए होता है रूट वर्ड, राइट। तो देखते हैं इसमें, तो फेरस सल्फेट हमें दिख रहा है। दरअसल होता क्या है, जो फेरस सल्फेट होते हैं उसके साथ जो है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये जो हम बताते हैं ना, ये जो क्रिस्टल्स का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बोलते हैं इसको, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो कलर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। तो जब हम उसे हीट कर रहे हैं पहले, तो ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या होंगे, ये इवेपोरेट हो जाएंगे हीट करने पे। तभी हमने बोला एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा, यानी कि जो ये वाटर की वजह से हाइड्रस था यानी हाइड्रेटिंग था, अब ये एनहाइड्रस होगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है रिलीज हो गया। तो हाइड्रेट वर्ड जो है वैसे भी हम पानी से रिलेटेड लेते हैं ना, मॉइस्चर से रिलेटेड, तो एनहाइड्रस मैं याद करने के तरीके के लिए बता रही हूँ, तभी रिलेट कर रही हूँ हाइड्रेट और उससे। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब एन लग गया यानी कि नेगेटिव हो गया, एनहाइड्रस का मतलब हो गया ना, जैसे एरोबिक होता है और एनारोबिक, तो एन वर्ड लग जाता है। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एन एन जो रूट वर्ड है वो हमारे को नेगेटिव दर्शाता है कि कोई चीज़ माइनस हो रही है ना। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोल रहे हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रेटिंग होते हैं ये इवेपोरेट हो गए, इसलिए हमने फिर फेरस सल्फेट, सिर्फ फेरस सल्फेट रह गया जिसे हम कह रहे हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो किस कलर का होगा, डर्टी वाइट कलर का होगा। लेकिन जब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ जुड़े होते तो वो लाइट ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगी, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, और हमने इसको क्या किया, हीट किया है पहले, जेंटल हीटिंग कह सकते हैं आप, कि जेंटली हीट कर रहे थे पहले। तो क्या होगा,
फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और साथ में 7H2O जो है वो अलग से निकल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये तो हमारा लाइट ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन कलर का है। और ये जो मिला हमें ये कैसा है, ये वाइट, डर्टी वाइट, है ना। समझ आई बात। अब इन्होंने इसके आगे का रिएक्शन दी हुई है कि जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट था ये वाला, इसको जब और हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड जो कैसा है, ब्राउन कलर का, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहे हैं। समझ आ गई बात। और इस रिएक्शन को फिर उन्होंने बैलेंस भी लिखना है। कोई भी रिएक्शन अब आपको लिखनी है तो वो बैलेंस ही लिखनी है, विदाउट बैलेंसिंग कोई भी रिएक्शन नहीं लिखनी है, नंबर कटते हैं। अब तो फिलहाल एमसीक्यू आने हैं तो फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बेस भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं जिसमें आपको बैलेंसिंग करने को बोला हो गया होगा कि जहाँ पे जैसे कि अब ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल लिख के दे देंगे कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में भी। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। हमने देखा कि एक जो है रिएक्टेंट जो है इसमें, वो जो ब्रेक डाउन हो गया प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, है ना। तभी हमने बोला ब्रेक डाउन हो रहा है ना, यानी ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ये बात पहले ही बोल दी थी मैंने कि कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो हमने देखा एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो यहाँ पे अब दिया हुआ है फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है दिखा हुआ है ना, 7H2O, लॉस वाटर व्हेन हीटेड। क्या करते हैं, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है इसको लॉस कर देते हैं व्हेन हीटेड, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और कलर जो है क्रिस्टल का चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, डर्टी वाइट। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये सब मैंने समझा दिया है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैशियस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैशियस फॉर्म में होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो जो एक दूसरा, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है कि डिकम्पोजिशन किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। भी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट किसका केमिकल फॉर्मूला था, मार्बल के लिए भी यूज हो रहा था, और जो हमारा स्लेग लाइम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब वो उसका सॉल्यूशन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ऑन हीटिंग, जब हम उसे हीट करेंगे वही। इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। इन वेरियस इंडस्ट्रीज यूज किसमें होती है, बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को इसको बोलते हैं लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले भी। इट हैज़ मैनी यूजेस, तो इसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, एक तो है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किस में, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में किसका यूज़ होता है, तो ये क्या कहते हैं एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपको आंसर लगाना होगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड किस में यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन दिए हो सकते हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो जो पॉइंट मैं मेंशन करा रही हूँ सब आपको ध्यान से याद रखने हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट करने पे, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टेंट को इन द प्रेजेंस बाय हीटिंग, यानी जिसमें हम हीट कर रहे हैं, तो उसे तो बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर थर्मोलिसिस भी बोल सकते हैं। लिसिस, थर्मोलाइसिस या थर्मोलिसिस जो मर्जी बोल लीजिए। ठीक है, लाइसिस जो ये वर्ड है ये एक रूट वर्ड है ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। थर्म मतलब टेम्परेचर हो गया, थर्म रूट वर्ड होता है टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे हम हीट बोल रहे हैं, तो हीट तो टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। तो ये कैसा है, थर्मोलिसिस बोल सकते हैं या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। Another example of thermal decomposition reaction is
इन एक्टिविटी 1.6 क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब हमें लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, जिससे इन्होंने पकड़ रखी है, ये जो चिमटा टाइप है जिससे होल्ड कर रखा है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। और फिर उसको फ्लेम के ऊपर हीट कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज। तो इसमें लिखा है यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। हम क्या दिखेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे। धुआं धुआं सा जो है हमारे को वो ब्राउन कलर का निकलता दिखेगा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, दिख रहा है। द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इज, तो जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी वो कैसे लिख सकते हैं, लेड नाइट्राइट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होगा। उसको जब हमने हीट किया तो ये कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और उसको फिर हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा जो गैसियस होगा, और ऑक्सीजन मिलेगा वो भी गैस है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है, और आगे और भी टाइप्स आएंगे डिकम्पोजिशन के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होंगे। तो 3 तरीके का डिकम्पोजिशन होता है, दरअसल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एक तो होती है, एक तो हमने अभी पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलिसिस। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, अभी आएगा, अभी नेक्स्ट उसी का ही एग्जाम्पल है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं, वही बात आ गई फिर से। लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कह दीजिए या इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हो रहा हो उसे हम क्या कह रहे हैं, फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटो, क्या बोल सकते हैं, फोटो लाइसिस। फोटो रूट वर्ड है लाइट के लिए, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे ना ये, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक थर्मल जो हीट जिसमें करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक वाला जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे ब्रेकडाउन के लिए, और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें हम लाइट को यूज़ करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 1.7, इसमें क्या बोला है, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। तो हमें एक मग लेना है, उसमें हमने क्या करना है, 2 होल्स कर दिए हैं यहाँ पे, और उसमें क्या किया है, रबर स्टॉपर्स लगा दिए हैं उसके बेस में। और हमने उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड जो है, ये जो ब्लैक कलर का हमें यहाँ दिख रहा है ऐसे रेक्टेंगुलर बार जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इसमें हमने वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, उनसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और क्या करना है, फिल द मग विद वाटर। अब मग को हमने पानी से भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। इस वाटर में हमें कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, पार्ट 1 में हमने देखा था, ठीक है। और क्या होना है, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। तो पानी हमें मग में इतना डालना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं पूरी उसमें डूब जाए। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, दिख रहा है, जो पानी से भरी हैं, और उसको हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कार्बन की जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं उनके ऊपर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके कार्बन उस इलेक्ट्रोड्स पे रख दिया, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द ऑपरेटर्स एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और फिर हम जो है, जो बैटरी लगाई है उसका जो है स्विच कर देंगे ऑन, और ऑपरेटर्स को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे, क्योंकि रिएक्शन को होने देने का हमें टाइम देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो हमें दिखेगी थोड़ी देर में फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो रहेंगे, बबल्स बन रहे होंगे एट बोथ दी इलेक्ट्रोड्स। दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के वहाँ पे हमें बबल्स बनते नजर आएंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो जो ये बबल्स बन रहे हैं ये किसे डिस्प्लेस करेंगे, जो वाटर है टेस्ट ट्यूब में उसे डिस्प्लेस करेंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये देख लिया। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। तो क्योंकि पानी जो था टेस्ट ट्यूब में उसको रिप्लेस कर रहा कौन, ये बबल्स, यानी कि कोई गैस रिलीज हो रही है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। जो है पानी को
पानी की जगह पे वो गैस फिल होती जा रही है। तो क्या जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं, हमें जो गैसेस मिलेगी दोनों टेस्ट ट्यूब में, उनका वॉल्यूम सेम होगा। सेम वॉल्यूम की होगी, ये कम ज़्यादा होगा वॉल्यूम। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस, जब दोनों ही टेस्ट ट्यूब अपने गैसेस से भर जाएंगी तो हमें उसे रिमूव कर लेना है। केयरफुली टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो हमें जो है दोनों टेस्ट ट्यूब्स के पास एक बर्निंग कैंडल ले जाके टेस्ट करना है, ये चेक करने के लिए कि दोनों गैसेस कौन सी हैं। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जब भी आप स्कूल जाएंगे, लैब में काम करने का मौका मिलेगा, तो टीचर की प्रेजेंस में ही आपको सारे ऐसे ये वाली रिएक्शन तो ज़रूर टीचर की प्रेजेंस में करनी है। बट हैपन इन ईच केस, दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो हमने देखा कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, कैसे करना है टेस्ट, कोई एक हमें बर्निंग कैंडल दोनों ही टेस्ट ट्यूब के पास ले जाके देखनी है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या करा, पानी भरा हुआ था और पानी को हमने क्या किया, ये हमने दरअसल किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम क्या देखेंगे कि जो गैस है टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में तो हाफ टेस्ट ट्यूब भरी होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में जो है फुली कम्प्लीटली फिल टेस्ट ट्यूब होगी। तो जो हाफ फिल टेस्ट ट्यूब होगी, जब उसके पास हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वो उस फ्लेम को और ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। यानी कि क्या है, जो चीज़ बर्निंग में और हेल्प कर रही है, यानी उस फ्लेम को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया, तो वो क्या होगी, ऑक्सीजन। मैंने पहले बताया ऑक्सीजन जो है हेल्प करती है बर्निंग में। तो जो हाफ फिल टेस्ट ट्यूब है वो कैसी होगी, वो ऑक्सीजन होगी। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास जब हम जलती हुई कैंडल लगाएंगे तो वो इंटेंसिफाई नहीं करेगी फ्लेम को, ठीक है, यानी कि और ज़्यादा उसे जलाने नहीं लग जाएगी। यानी कि उसमें क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है, ना कि कोई और गैस। क्यों, क्योंकि हमने लिया ही पानी, और पानी किससे बना होता है, H2O से। तो जब रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो हम उसमें क्या होगा, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा था, गैस जो है रिलीज कर रही थी, रिलीज हो रही थी और पानी को डिस्प्लेस कर रही थी जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट था। तो टेस्ट ट्यूब यानी रिएक्शन किस में हुई है, पानी की में हुई है, यानी हमने पानी को तोड़ दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया वाटर का। और इलेक्ट्रोलिसिस करवाना, वाटर मतलब H2O होता है ना, वाटर क्या होता है, H2O, इससे बना होता है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो क्या होना चाहिए था, यानी कोई और गैस तो निकल नहीं सकती ना, बस हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी या फिर ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी, कोई और गैस नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट ही हमारा ही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, डिकम्पोजिशन किया है इसका। तो ये कैसा है, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल सकते हैं। और क्योंकि यही दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में यही दो एलिमेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी यही दो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो कोई और गैस नहीं हो सकती हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। तो बस यही चेक करेंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के मैंने बताया जो हाफ फिल्ड होगी और उसमें जो है कैंडल की फ्लेम को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देगी, बढ़ा देगी, वो गैस ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। और दूसरी जो इंटेंसीफाई नहीं करेगी फ्लेम को और फुली फिल्ड टेस्ट ट्यूब होगी, तो यानी उसमें जो है हाइड्रोजन गैस है। अब ऐसा क्यों है कि एक टेस्ट ट्यूब आधी भरी हुई है और एक टेस्ट ट्यूब फुली भरी हुई है, क्यों, क्योंकि वाटर में क्या है, टू पार्ट्स ऑफ, दो हाइड्रोजन है एटम्स और एक एक पार्ट जो है ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन का जो है ज़्यादा पार्ट में है ना, इसलिए जो है हाइड्रोजन हमें डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिला है। समझ आ गई बात, बस इतना ही था इस वाले में। और अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में, ये जो जैसी आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रही है वाइट कलर की, चाइना डिश जो है कटोरी टाइप होती है, चाइना डिश चीनी मिट्टी की बनी होती है। उसमें हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है और उसको क्या कहते हैं, सनलाइट में रख देना है फॉर थोड़े समय के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड
आफ्टर सम टाइम। और फिर जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसका जो है कलर ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे कि ये जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जब हम उसको सनलाइट में रख देंगे तो वो वाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये सिल्वर क्लोराइड था ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इस वजह से उसका कलर वाइट से ग्रे हो गया। ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये फोटोलिसिस है या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देख लिया। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, है ना। और क्लोरीन के लिए हम वैसे भी Cl लगाते हैं, या फिर क्लोराइड बढ़ा रहा हो तब भी लगा रहे हो तो सिल्वर क्लोराइड के लिए AgCl होता है फॉर्मूला। और जब ये टूटेगा तो हमारे को सिल्वर अलग मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। गैस होगी ये सॉलिड है। और इसको फिर आपको वो तो पता ही है, बैलेंस तो करना ही करना है। तो हमने तीनों डिकम्पोजिशन देख लिए। सनलाइट की प्रेजेंस यानी लाइट की प्रेजेंस में देख लिया। जो फोटो डिकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा तो वो क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। और जो हीट की प्रेजेंस में तो उन्होंने 3-4 ऑप्शन ये दिए हैं, रिएक्शंस दिए हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ याद कर सकते हैं। रिएक्शंस तो बहुत अच्छी याद है, बट ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी की तो आपको बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए। तो समझ के ही रटना है, ये नहीं कि बस वो कर लिया। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम केस। सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सिल्वर ब्रोमाइड भी, ब्रोमाइड आ गया तो ब्रोमीन जोड़ देंगे क्लोरीन की जगह पे, है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। सॉलिड था वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन है किस में यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, क्या यूज होता है, क्या और वो क्या रिएक्शन होती है, लिख के बताओ। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ये लिख के उसमें लिख के तो नहीं बताना होगा, बट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो ये सब पता होना चाहिए। या फिर ये रिएक्शन दी होगी, पूछा जाएगा कि किस में यूज होता है इसका। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो कौन सी फॉर्म है एनर्जी की जो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कर रही है? ठीक है। We have seen that decomposition reactions require energy either in the form of heat, light और electricity। हमने अभी देखा कि decomposition reactions जो उनको जो एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक डाउन करने के लिए किसी कंपाउंड को, तो वो या तो हीट की फॉर्म में होती है, या लाइट की फॉर्म में होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, उसमें जो है हीट रिलीज हो रही थी तो हम उसको प्रोडक्ट साइड में लिख रहे थे हीट को, है ना। राइट साइड में जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं उसके साथ प्लस करके हीट लिख रहे थे। बट ये जो एंडोथर्मिक है उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी रिएक्टेंट साइड पे आप हीट को लिखेंगे। ये एरो है, इधर प्रोडक्ट्स होते हैं इधर रिएक्टेंट्स होते हैं। तो एंडोथर्मिक में हीट हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। या फिर आप एरो पे भी दिखा सकते हैं हीट लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने दिखाया ही। तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही हो, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे हीट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो वो कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक में एग्जिट याद करने के लिए उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एग्जिट कर रही है हीट एनर्जी, यानी कि किस में एग्जिट कर रही होगी, प्रोडक्ट साइड पे निकल रही होगी तभी तो ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सी एक्सोथर्मिक होती है जिसमें हीट निकलती है। एग्जिट जब करते हैं तो हम निकल रहे होते हैं बाहर, है ना। और एंडोथर्मिक मतलब अंदर आ रही है कोई चीज़, एंडो अंदर। ऐसे याद करने के लिए है ये कि ये कैसे याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। 2 ग्राम जो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब में। ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। 1 ग्राम जो हमें उसमें अमोनियम क्लोराइड डालना है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। और फिर हमें जो टेस्ट ट्यूब को जो है अपनी हथेली पे रख के टच करवाना है। व्हाट डू यू फील इन दिस, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन?
तो हमें ये देखना है कि ये कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, उसमें क्या होता है, हमारे को एनर्जी यही चाहिए होती है, और वो कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। तो ये जो रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोनों जो हैं टूट के हमारे को बेरियम हाइड्रोक्साइड, हम बेरियम क्लोराइड मिल जाएगा, हमें अमोनिया मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो इसमें भी हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, ये कल भी हमने रिएक्शन करी थी, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये NH4 सीरियल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा ये। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में ही होगा। जब हम दोनों को मिक्स किया है तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स में यहाँ लिख रही हूँ, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, हीट। चाहे तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट कर दीजिए या फिर एरो पे लिख के दिखा दीजिए। तो ये कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये 2NH3 हो जाएगा, ये 2NH4 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 2H2 हो जाएगा, 2H2 लिक्विड में। बस यही होगा, ये है बैलेंस रिएक्शन। तो ये है इसकी रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। अब क्या है, क्वेश्चंस हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो एक सॉल्यूशन के कोई एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन जो है यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो उस सब्सटेंस एक्स क्या है, वो क्या है और उसका फॉर्मूला बताओ। तो देखा, क्वेश्चन पूछ लिया ना यही वाला। ऐसे ही MCQ में पूछा होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक बताना होगा कि वाइट वॉशिंग में कौन सा यूज़ होता है। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, तो वो क्या यूज़ होता है, देखते हैं पीछे क्या यूज़ होता है, स्लेग लाइम यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, है ना, अभी हमने पढ़ा ये। तो मैंने वो तब भी बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोला था कि वो इम्पोर्टेंट है। तो स्लेग लाइम था, उसको उसका आंसर है स्लेग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर। तो इस सब्सटेंस की जो है वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसको लिखो। तो वो भी हमने देखा था, वही उसने लिखी हुई थी ऊपर। देखते हैं कहाँ है, ये रही। ठीक है, तो वाटर के साथ हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो ये पूरा NCERT का क्वेश्चन वही है, ऐसे ही करना है हमें जैसे इसमें दिया हुआ है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो CaO प्लस H2O गिव्स यू स्लेग लाइम और हीट। ये हमारा आंसर इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount of collected in the other, name this gas। मैंने बताया अभी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है कि जो कौन सी, एक तो किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात हो रही है। जो हमने एक्टिविटी 1.7 किया है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था वो दरअसल। तो हमने क्या देखा था, 2 गैसेज निकल रही थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मैंने भी बताया कि हाइड्रोजन जो है डबल अमाउंट में निकलेगी, क्यों, क्योंकि वाटर डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और वाटर में 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इस वजह से ज़्यादा हमें मिल रहा है। तो और ये पूछ रहा नेम दिस गैस, तो वो कौन सी है जो डबल अमाउंट में, हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद और कितना है देख लेते हैं। चलिए, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये वाली, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो नाउ।
तो नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहिए या रिवाइज करते रहिए, और जल्दी मैं इनके क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। और इससे पहले मैंने बताया जैसा कि बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, राइट। जिसमें कि 7 तो हमारा ही नहीं है, कट गया हमारा जो चैप्टर। सभी के मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए विद हैंड रिटन डायग्राम्स, और इसके भी मैं नोट्स दूंगी। तो पढ़ते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।